एक गांव में रोहित नाम का एक आदमी अपनी बेटी चांदनी के साथ रहता था। कुछ समय पहले रोहित की पत्नी का देहांत हो गया था। अब रोहित पूरी तरह से अकेला था और सिर्फ अपनी बेटी को ही संभालता था। चांदनी एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। रोहित घर का सारा काम करता था और उसके बाद अपनी दुकान पर जाकर समोसे बनाकर बेचा करता था। चांदनी के क्लास में मोना नाम की एक लड़की पढ़ती थी। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा चांदनी को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। चांदनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। मोना, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। और अपने फ्रेंड चांदनी को देखो, कम से कम इससे कुछ सीखो। इसकी तो माँ भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो पढ़ाई में कितनी होशियार है। ठीक है मैम, मैं आगे से पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। सभी बच्चे मोना पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आज इस समोसे वाली की वजह से मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, इसलिए मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत भी नहीं। लेकिन इस समोसे वाली को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन चांदनी स्कूल जाती है। क्लास के रास्ते में मोना अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी। जब चांदनी अपनी क्लास में जाती है तो मोना उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। अरे, तुम मुझे धक्का क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से करूँगी। अरे जा, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया, तू खुद गिरी है, समझी? थोड़ा देखकर चला कर। तुम सब बताओ, क्या मैंने समोसे वाली को धक्का दिया? नहीं, मोना ने धक्का नहीं दिया। सुन लिया तूने, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया। अब तू जिसे चाहे उसे बता सकती है। तेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। सभी बच्चे चांदनी पर हंसने लग जाते हैं। ऐसे क्यों देख रही है? मुझे खाएगी क्या? गुस्से में चांदनी वहाँ से चली जाती है। अकड़ तो देखो इस समोसे वाली की कितनी भरी पड़ी है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी इसको जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी मोना नहीं। कुछ दिनों बाद मोना का जन्मदिन था। उसके घर में बहुत ही अच्छी सजावट हो रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह वाओ, कितनी अच्छी सजावट कराई है आपने डैड। अरे बेटा, आज शाम को हम शहर की सबसे बड़ी पार्टी आयोजित करेंगे। हर कोई उस पार्टी को देखता ही रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। मोना अपने स्कूल जाती है। अरे सुनो सब, आज शाम को मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी है। शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसलिए तुम सभी आज शाम को जरूर आना। और सुन समोसे वाली, तू भी जरूर आना। ठीक है मोना, मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, जरा अच्छे कपड़े पहनकर आना। अपनी ना सही, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखना। शाम को चांदनी तैयार होकर मोना के बर्थडे पार्टी में जाती है। वाओ, कितनी बड़ी और कितनी सुंदर पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर मोना आ जाती है। क्यों चांदनी, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी कभी जिंदगी में तो क्या तूने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अब तुम आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खा कर ही जाना। और हाँ, तुम जो ये गिफ्ट लेकर आई हो उसे बाहर कूड़े में फेंक देना। मुझे तुम्हारे जैसे गरीब लोगों से गिफ्ट लेना बिल्कुल नहीं पसंद। वही घटिया और सस्ता सा गिफ्ट लेकर आई होगी तुम मेरे लिए, जो मेरे किसी काम का नहीं। इतना कहकर मोना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। मोना केक लेकर चांदनी के पास जाती है। चांदनी, ये लो केक। चांदनी केक लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है कि तभी मोना जानबूझकर केक को नीचे जमीन पर गिरा देती है और वही केक कुत्ता खाने लग जाता है। ओहो, ये केक तो नीचे गिर गया। अच्छा एक काम करो, तुम इस केक को जल्दी से साफ कर दो, समझी? मोना, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों से भी गैर गुजरी हूँ। ज्यादा भाषण मत दे, समझी? आज मेरा जन्मदिन है। तो अपने जन्मदिन पर मुझे टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद करती है कि मैं तुझे केक खिलाऊंगी, वो भी इतना महंगा केक। चली जा यहाँ से चुपचाप, भिखारी कहीं की। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे भी बढ़िया और बड़ा केक मंगाऊंगी। तू भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आँखों से खुद देख लेना। केक तो दूर, तेरे घर में पेस्ट्री भी आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात होगी। गुस्से में चांदनी वहाँ से चली जाती है। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? पिताजी, सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं।
कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है, क्या आप मुझे एक बड़ा सा केक और एक नई ड्रेस नहीं लाकर दोगे? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरे पापा भी किसी के पापा से कोई कम नहीं है। आप मेरे लिए केक लेकर आएंगे ना पिताजी? बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत केक लेकर आऊंगा। कुछ दिनों बाद, ए समोसे वाली, आज तो तेरा जन्मदिन है ना? अच्छा, तुझे अपनी शर्त याद तो है ना? हाँ, मुझे सब याद है। आज मेरे पिताजी को बहुत सारे समोसे का ऑर्डर मिला है। उसके बाद मेरे पिताजी बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे और उन पैसों से मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक लाएंगे। शाम को तुम भी आना और केक खाकर ही जाना। चांदनी का पिता रोहित बहुत सारे समोसे बनाकर उन्हें बेचने जाता है, लेकिन समोसे लेने वाला मालिक मोना का पिता ही होता है। अरे पिताजी, आपने क्या समोसे का ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो, उन्हें इनकार कर दो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद रोहित समोसे लेकर आता है। ये लीजिए भाई साहब, गर्मा गर्म समोसे, और मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। अरे जा भाई जा, अपने घटिया क्वालिटी के समोसे यहाँ मत लेकर आ। मैं अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट से समोसे खाता हूँ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए एक केक और एक ड्रेस भी लाना है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, कुछ तो रहम करो मालिक। अरे भाई, यहाँ से चुपचाप चला जा, नहीं तो चौकीदारों को बुलाकर तेरी पिटाई करवा दूंगा। बेचारा रोहित अपने समोसे की टोकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी की इच्छा कैसे पूरी करूँगा? एक काम करता हूँ, गली गली जाकर समोसे बेच लेता हूँ। समोसे ले लो, समोसे ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे समोसे ले लो। अचानक से थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। रोहित के सारे समोसे पानी में भीग जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे समोसे में पानी भर गया। अब मैं क्या करूं? मैं किस मुंह से अपने घर जाऊंगा? रोहित वहीं बैठा बैठा जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक रानी परी आती है। अरे वाह, तुम्हारे समोसे में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक काम करो ना, ये सारे समोसे आप मुझे दे दो। परी जी, ये सारे समोसे खराब हो चुके हैं, ये अब खाने लायक नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं, मेरे परीलोक में माइक्रोवेव रखा है, मैं फटाफट से जाकर उसमें गरम कर लूंगी। खुशी खुशी रोहित परी को वो सारे समोसे दे देता है। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? रोहित उस परी को वो सारी बातें बताता है। परी अपने जादू से 2 सोने और चांदी के केक प्रकट करती है। ये लो, ये सोने का केक तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, वहीं ये चांदी का केक तुम्हें बहुत सारे धन दौलत देगा। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, तुम मुझे ऐसे ही गर्मा गर्म और स्वादिष्ट समोसे खिलाते रहना, मैं हमेशा तुम्हारे पास आती रहूंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। हे जादुई सोने के केक, मेरी बेटी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस दे दीजिए। रोहित के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सुंदर सी ड्रेस प्रकट होती है और उस ड्रेस को लेकर रोहित अपनी बिटिया के पास जाता है। चांदनी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। वहीं शाम को मोना और उसकी कुछ सहेलियां चांदनी के घर आती है। सभी चांदनी के सोने और चांदी के केक को देखकर हैरान रह जाती है। फिर चांदनी खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। काशीपुर गांव में पिंकी नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। पिंकी जब 5 साल की थी तब उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से उसकी बूढ़ी दादी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन बदकिस्मती से कुछ महीने पहले पिंकी की दादी माँ उसे छोड़कर चल बसी। अब पिंकी बिल्कुल अकेली हो गई। घर के आंगन में एक सेब का पेड़ था जो मरने से पहले पिंकी की दादी माँ ने लगाया था। अपना पेट पालने के लिए पिंकी ने पेड़ में लगे सेबों को बाजार में जाकर बेचने लगी। सेब बेचकर जो उसे पैसे मिलते, उन पैसों से घर का खर्चा चल पाता था। पिंकी स्वभाव से बहुत ही दयालु थी। वो हर रोज बगीचे में लगे सेबों को गरीब और अनाथ बच्चों में बांट दिया करती थी। उसी गांव में शकीरा नाम की एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी।
गांव के ज्यादातर लोग उस जादूगरनी से बहुत डरते थे। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह पिंकी बाजार में रसीले सेब बेच रही थी। तभी वहाँ जादूगरनी शकीरा अपनी जादुई झाड़ू में बैठकर बाजार में घूम रही थी। अचानक जादूगरनी शकीरा की नजर उन रसीले सेबों पर गई। वो तुरंत पिंकी के पास गई और बोली, ए लड़की, ये सेब ताजे हैं क्या? हाँ जादूगरनी जी, ये सेब एकदम ताजे हैं। आप एक बार इन्हें खाकर तो देखिए। ठीक है, ये सारे सेब तुम मुझे दे दो। अगर मुझे सेब पसंद नहीं आए तो फिर देखना। ठीक है जादूगरनी, आप ये सारे सेब रख लीजिए। मैं आपसे ज्यादा पैसे भी नहीं लूंगी। क्या कहा तूने? तू मुझसे पैसे लेगी? तेरी इतनी हिम्मत? चल, सारे सेब मुझे देकर चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुझे मैं चूहिया बना दूंगी। ये कहते हुए जादूगरनी शकीरा ने पिंकी के सारे सेब छीन लिए और अपने जादुई झाड़ू में बैठकर वहाँ से चले गई। पिंकी जादूगरनी के डर से कुछ नहीं कह पाई और दुखी होकर अपने घर लौट आई। उधर जादूगरनी शकीरा उन रसीले सेबों को लेकर अपने गुफा में पहुँची और मजे से बैठकर सेब खाने लगी। फिर अगले दिन जादूगरनी शकीरा की तबीयत खराब हो गई। लगता है कल उस लड़की के लाए हुए सेब खाकर ही मेरी तबीयत खराब हो गई है। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। इतना कहकर जादूगरनी पिंकी को ढूंढते हुए उसके घर जा पहुंची। जादूगरनी शकीरा को वहां देखकर पिंकी घबरा गई। क्या हुआ जादूगरनी जी, आप सुबह सुबह मेरे घर पर? लड़की, तू अपने आप को ज्यादा चालाक समझती है। कल तूने धोखे से मुझे जहरीले सेब खाने को दिए, जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई। इसलिए मैं तुझे सबक सिखाने यहाँ आई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? मेरे सेब जहरीले नहीं हो सकते। मैं हर रोज इन सेबों को बाजार में बेचती हूँ। इन सेबों को खाकर कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। शायद बाजार में आपने उल्टा सीधा खाना खा लिया होगा, जिस वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है। लेकिन उस दुष्ट जादूगरनी ने पिंकी की एक ना सुनी और फिर जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी निकालकर जैसे ही घुमाया, पिंकी अंधी हो गई। अरे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? अब तू सदा के लिए ऐसे ही रहेगी। ये कहते हुए जादूगरनी वहाँ से गायब हो गई। उस दिन से पिंकी कुछ ना देख पाने के कारण घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। वो बिल्कुल लाचार हो गई। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। 2-3 दिन कुछ ना खाने की वजह से पिंकी भूख से बेहाल हो गई। मुझे कुछ नहीं खाए हुए 2 दिन हो गए हैं। अगर मैंने आज कुछ नहीं खाया तो मैं भूख से मर जाऊंगी। मुझे दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा। क्या करूं? मैं एक काम करती हूं, घर से बाहर निकलकर किसी से मदद मांगती हूं। ये कहते हुए पिंकी बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए घर से बाहर निकली। पिंकी चलते चलते ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंची। पिंकी उस पहाड़ी से गिरने ही वाली थी कि तभी आसमान से गुजर रही रानी परी ने पिंकी को देख लिया। लगता है इस बेचारी लड़की को दिखाई नहीं देता। मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो ये पहाड़ी से नीचे गिर जाएगी। इतना कहते ही रानी परी तुरंत ही पिंकी के पास पहुंची और पहाड़ी से नीचे गिरने से पिंकी को बचा लिया। पिंकी को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। फिर वो घबराते हुए बोली, कौन है यहाँ? घबराओ नहीं बेटी, मैं रानी परी हूँ। तुम्हें ऐसे अकेले बाहर नहीं आना चाहिए था। अभी तुम पहाड़ी से नीचे गिर जाती। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें देख लिया, वरना तुम्हारी जान चली जाती। तुम्हें किसी को साथ लेकर आना चाहिए था। परी जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। परी जी, क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? नहीं तो मैं इस तरह जी नहीं पाऊंगी। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? बेटी क्या बात है? मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकती हूँ, बताओ मुझे। पिंकी ने रोते हुए रानी परी को सारी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद रानी परी ने पिंकी से कहा, ओह, मैं समझ गई तुम किस जादूगरनी की बात कर रही हो। शकीरा बहुत ही दुष्ट जादूगरनी है। पहले शकीरा जादूगरनी हमारे परिलोक में ही रहती थी। वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया करती थी, इसलिए हमने उसकी शक्तियाँ छीनकर परिलोक से बाहर निकाल दिया था। लेकिन लगता है उसने तंत्र मंत्र की विद्या से दोबारा से शक्तियाँ हासिल कर ली है और लोगों पर अत्याचार कर रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी।
ये कहते ही रानी परी ने जैसे ही अपना हाथ पिंकी के हाथों के ऊपर रखा, पिंकी की आंखें फिर से ठीक हो गई। पिंकी अपनी आंखें वापस पाकर खुशी से झूम उठी। उसके बाद परी पिंकी के साथ उसके घर गई और घर के आंगन में जो सेब का पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ पर रानी परी ने जादुई शक्तियों का प्रयोग किया और देखते ही देखते उस पेड़ के ऊपर एक विशाल सेब का घर प्रकट हुआ। ये देखकर पिंकी हैरान हो गई। रानी परी, ये क्या है? इतना बड़ा सेब मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इस सेब को देखकर लगता है ये एक सेब का घर है। हाँ, तुमने सही कहा, ये एक जादुई सेब का घर है और अब से ये सेब का घर तुम्हारा है। क्या सच में रानी परी? क्या ये घर मेरे लिए है? हाँ पिंकी, ये घर तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें जो चाहिए इस घर से मांग लेना, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। अब से तुम इसी घर में रहना और जब उस जादूगरनी को इस जादुई घर के बारे में पता चलेगा, वो जरूर यहाँ पर आएगी। तब ये जादुई सेब का घर उसे सबक सिखाएगा। तुम बेफिक्र होकर घर के अंदर जाओ, दुष्ट जादूगरनी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रानी परी का धन्यवाद कर पिंकी जब पेड़ पर बने जादुई सेब के घर के अंदर गई। जादुई सेब का घर बहुत ही सुंदर था, बिल्कुल महल जैसा। पिंकी को देखकर जादुई सेब का घर बोला, बेटी तुम दिल की बहुत अच्छी हो, तुम्हें जो भी चाहिए होगा मुझसे मांग लेना। मैं तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। अब तुम आराम से इस घर में रहना। उस दिन से पिंकी हंसी खुशी उस जादुई सेब के घर में रहने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में उस दुष्ट जादूगरनी शकीरा को उस जादुई सेब घर के बारे में पता चल गया। अच्छा, तो रानी परी ने उस लड़की को जादुई घर दिया है। मैं अभी जाकर उस लड़की को मारकर उस जादुई सेब घर की मालकिन बन जाती हूँ। फिर दिखाती हूँ उस रानी परी को कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। ये सोचकर जादूगर ने जब उस पेड़ पर बने जादुई सेब घर के पास गई और जैसे ही उस घर के अंदर जाने की कोशिश की, तभी उस जादुई सेब घर से आवाज आई, मुझे पता है तुम कौन हो। यहाँ आने की तुमने हिम्मत कैसे की? अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो वापस लौट जा। तू जैसी दुष्ट और पापी का यहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि मैं अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा हूँ। अभी भी वक्त है, वापस लौट। तू मुझे धमकी दे रहा है? लगता है तुझे अपनी शक्तियों पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। रुक जा, अभी तेरा घमंड चकनाचूर करती हूँ। ये कहते हुए जादूगरनी शकीरा ने जादुई सेब घर पर हमला करने के लिए जैसे ही अपनी जादुई छड़ी को घुमाया, तभी जादुई सेब घर अपनी जादुई शक्तियों से जादूगरनी के ऊपर आग के गोले बरसाने लगा, जिससे जादूगरनी की जादुई छड़ी जलकर राख हो गई। उसके बाद जादुई सेब घर ने उस दुष्ट जादूगरनी को उसी पेड़ के नीचे जिंदा दफन कर दिया। इस तरह उस दुष्ट जादूगरनी का अंत हो गया और पिंकी उस जादुई सेब घर में हंसी खुशी जीवन बिताने लगी। जादुई सुनहरे झुमके की बारिश। एक गांव में सविता अपने बेटे अंकित और बेटी वाणी के साथ रहती थी। सविता के पिता की मृत्यु के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। उन्हें 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो पाता था। सविता दूसरों के घरों में काम मांगने के लिए जाती है और वहाँ पर उसे नौकरानी का काम मिल जाता है। उसके बाद सविता धीरे धीरे पैसे जमा करने लगती है और उन पैसों से किराने की दुकान खोलती है। कुछ समय में ही उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है। उसके बाद सविता अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगती है। खुशी खुशी उनके दिन बीत रहे थे। थोड़े समय बाद अंकित हिमांशी नाम की लड़की को पसंद करने लगता है। हिमांशी बहुत ही लालची और कैरेक्टरलेस लड़की थी। अंकित अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं हिमांशी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, हिमांशी अच्छे लड़के नहीं है। आए दिन गाँव वालों से मैं उसके बारे में सुनती रहती हूँ। मैं तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढ दूंगी और उसी से शादी करवाऊंगी। वैसे भी अभी तेरी शादी की उम्र नहीं है, तो पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर, उसके बाद मैं तेरी शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगी। माँ, आप साफ साफ क्यों नहीं बोल देती कि आप मेरी खुशी नहीं चाहती? आपको तो बस अपनी बेटी ही अच्छी लगती है। अरे बेटा, ये तो कैसे बातें कर रहा है? मैंने कभी भी तुझ में और वाणी में कोई फर्क नहीं समझा है। एक माँ अपने बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं कर सकती। चुप रहो माँ और अपनी नौटंकी बंद करो। मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ।
अंकित गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अंकित हिमांशी से शादी करके उसे घर ले आता है। माँ, आप मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी ना, लेकिन मैंने अपनी शादी खुद कर ली है। आज से हिमांशी यहीं रहेगी। सविता बहुत सीधी साधी थी, इसलिए हिमांशी को खुशी खुशी अपने घर की बहू बना लेती है। हिमांशी सविता और वाणी से दिन भर काम करवाते रहती थी। हिमानी खुद दिन भर आराम करती रहती थी, फोन पर गप्पे लड़ाती थी और अंकित से पैसे ऐड कर शॉपिंग करती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। सविता अपने बेटे से कहती है, बेटा, अब तेरी बहन शादी के लायक हो गई है। अब इसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर इसकी शादी करवा देनी चाहिए। अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं अपनी बहन के लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा। अपनी सास और पति की बात हिमांशी सुन लेती है और अंकित के पास जाकर बोलती है, अंदर चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंकित हिमांशी के साथ अंदर कमरे में चला जाता है। ये कैसे बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम्हारी माँ और बहन कितने स्वार्थी है, आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती और आप उन्हें अपनी माँ और बहन कहते नहीं थकते। नहीं नहीं हिमांशी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ और मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। इस घर में मेरी सिवा आपसे कोई प्यार नहीं करता है। मेरे सिवा यहाँ तुम्हारा कोई भला नहीं चाहता है। तुम बहुत भोले हो अंकित, इसलिए सब लोग आपका फायदा उठाते हैं। कल को हमारा भी परिवार होगा, तब आप क्या करेंगे? आपकी माँ आपसे सब कुछ लेकर अपनी बेटी को देती रहेगी और आप अपने बच्चों के साथ कटोरा लेकर रोड पर भीख मांगना, तब आपको अकल आएगी। फिर मत बोलना कि मैंने आपको पहले समझाया नहीं। लगता है तुम सही कह रही हो, पर अब मैं क्या करूं? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम घर और दुकान का कागज बनवाओ और इस बुढ़िया से साइन करवा लेना। तुम सब कुछ अपने नाम पर नहीं, मेरे नाम से करवाना, ताकि उन लोगों को तुम पर शक ना हो। उसके बाद सब कुछ हमारा हो जाएगा और हम इन दोनों चालाक औरतों को घर से धक्के मारकर बाहर कर देंगे। अंकित कोर्ट में कागज बनवाने चला जाता है और शाम को कागज बनवाकर घर लाता है। माँ, ये मेरे कॉलेज के पेपर है, इन पर साइन चाहिए, आप इन पर साइन कर दीजिए। सविता बिना कुछ पढ़े उन पेपर पर साइन कर देती है। हिमांशी उनकी सारी जायदाद को अपने नाम करवा लेती है। अगले दिन दोनों पति पत्नी मिलकर माँ बेटी का सामान पैक करने लगते हैं। माँ, वाणी, ये आप दोनों का सामान है, अपना सामान उठाओ और इस घर से निकल जाओ। अब तुम दोनों का यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे बेटा, ये तो क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ, मेरा दिमाग पहले खराब था, लेकिन अब मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं आपको बहुत अच्छे से जान गया हूँ। मेरा टाइम बर्बाद मत करो और अपना सामान उठाकर घर से बाहर चले जाओ। नहीं बेटा, तू मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकता। ये सारी जमीन मेरी है, ये घर मेरा है। मेरे पति ने सारी जमीन मेरे नाम की है। अरे मेरा बस चले तो मैं तुझे अपने घर से धक्के मारकर निकाल दूं। ए बुढ़िया, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दे। ये सारी जमीन और जायदाद अब मेरे नाम पर है। ये देख पेपर। इतना कहकर दोनों पति पत्नी जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोनों माँ बेटी अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। माँ, पुलिस स्टेशन चलिए, हम दोनों इन दोनों की कंप्लेंट करवाएंगे। नहीं बेटी, अंकित भी मेरी ही औलाद है और एक माँ अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं चाहेगी। तभी दोनों माँ बेटी के पास एक औरत आती है और कहती है, बहन जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और मेरी बेटी की बहुत जोर से तबीयत खराब है। मुझे उसके लिए दवाइयाँ खरीदनी है। अगर मैंने समय से दवाइयाँ नहीं दी तो मेरी बेटी की जान चली जाएगी। मेरी मदद करो। आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन ये झुमके हैं, आप ये रख लो। ये सोने के झुमके हैं, इन्हें बेचकर अपनी बेटी का इलाज करवा लेना। मेरे पास इतना ही है अभी। ये सब देखकर औरत बहुत खुश हो जाती है और तुरंत एक परी में बदल जाती है। मैं आप दोनों की परीक्षा ले रही थी। आप दोनों सच में बहुत महान हैं। खुद आपके सर पर छत नहीं है और आज आप मेरी मदद कर रहे हैं। परी अपनी जादुई शक्तियों से एक जादुई झुमका प्रकट करती है। ये जादुई झुमका है, इसे रख लो। ये हर रोज सोने के झुमके की बारिश करेगा। उन झुमकों को इकट्ठा करके तुम खूब सारे पैसे कमाना, हमेशा खुश रहना। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सोने के झुमके की बारिश होने लगती है। दोनों माँ बेटी झुमके उठाने लगती है और उन्हें बाजार जाकर बेच देती है, जिसके बदले उन्हें बहुत सारे पैसे मिलता है। थोड़े समय बाद दोनों माँ बेटी अपना बहुत बड़ा घर बना लेती है। दोनों माँ बेटी आराम से रहने लगती है।
वहाँ दूसरी तरफ हिमांशी अंकित को धक्के मारकर घर से निकाल देती है और किसी दूसरे लड़के से शादी कर लेती है। अब अंकित भी सड़क पर आ चुका था। एक दिन अंकित अपनी माँ और बहन को देख लेता है। अंकित अपनी माँ और बहन का पीछा करने लगता है और आखिरकार उनके घर तक पहुँच जाता है। माँ, वाणी, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये किसका घर है? ये हमारा घर है और तेरी हिम्मत कैसी हो यहाँ आने की? चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। चला जा यहाँ से बेटा, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। तूने धोखे से मुझसे सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और हम दोनों माँ बेटी को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। अरे तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरी माँ और बहन आखिर जाएंगी कहाँ? अरे तो कल की आई लड़की के प्यार में इतना पागल हो गया कि अपने परिवार को भूल गया। शर्म कर अंकित। मुझे माफ कर दो माँ, मैं उसके प्यार में अंधा हो गया था। आज मेरी आंखें खुल गई है माँ। अंकित अपनी माँ और वाणी को हिमांशी की सारी बातें बताता है। तेरे साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, तो इसी लायक है। बहुत विश्वास था ना तुझे उस पर, तो आज हमारे सामने क्यों गिड़गिड़ा रहा है? नहीं वाणी बेटा, गलती इंसान से हो जाती है। अंकित तो मेरा अपना बेटा है। दोनों माँ बेटी अंकित को माफ कर देती हैं और उसे अपने साथ अपने घर में रख लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।